ये सारी पेज नंबर 189। ये टेबल बना रहे थे, होगा ना यार? 30 जून 2009 तक एंट्रीज करनी थी, हो गया टेबल होगा। बताएं कि कितनी अमाउंट आई है। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे स्टार्ट कर दो। एंट्री बोलने अमाउंट लिखो। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। पेज नंबर 170 में जो पेज था वो साथ रखो, देखते रहिए। नेक्स्ट डेट, सेम डेट, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट एक्चुअल कूपन रेट। ये रिक्वायरमेंट पड़े बताएं और फिर नहीं मतलब ये वाला मेथड खत्म हो गया। इस मेथड में फेयर वैल्यू जो गिवन है 96 ईच, इसका क्या करना है? सेकंड शुरू कर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से स्टार्ट किया था फर्स्ट डेट से। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब सिर्फ हमने सिमिलरिटीज ध्यान रखनी है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। कौन सा पेज? 174 पीछे 164 164 फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंट्री फाइनल बोनस सोच ना करें सर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस कर दो, थर्ड कॉलम में है। नो लिखा हुआ सर। अगला सेंटेंस पढ़ें पहले, फिर बताइएगा फाइनल आगे क्या करें। फाइनल फाइनल पढ़ें। किस रेट पे? अब यहाँ कोई टेबल की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इनकम क्रेडिट, डीप प्रॉफिट लॉस। इनकम प्रॉफिट लॉस में जा रही है, इंटरेस्ट इनकम इन एनी ऑफ द केस देखना तीनों जगह। लेकिन यहाँ फॉर एग्जांपल अगर आपने टेबल ना भी बनाया तो वर्किंग कैसे करेंगे? जरा फाइनल बोल दूं। नॉमिनल वैल्यू इनटू ओपन रेट। एनी अदर एंट्री? कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, रिसीट तो आपको होनी है इस पे, साथ साथ जो रिसीट है वो तो एक्चुअल रेट वाली है, आखिरी चीज से फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे। करें फाइनल। कम से कम बाजू ही खोल लें सर, तो बैड।
जी जी, एक मिनट वो वैसा तो मैं ढूंढने की नाकाम कोशिश एक और कर। टेस्ट मैच चल रहा है या T20 मैच? बारिश होगी लगता है आज, जिस तरह बैठे हुए थे। कैरिंग अमाउंट बता दो सर। कैरिंग अमाउंट 5 लाख ही क्यों है? तो प्लस माइनस हो गया सर, फेयर वैल्यू की वर्किंग करवा दो। 5000 डिबेंचर्स हैं, ईच 96 है, 480 है, 20 का लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस मेथड है, डबल एंट्री बन गई है, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, फेयर वैल्यू लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। What will be the final carrying amount? नेक्स्ट ईयर की इनकम किस अमाउंट पे है? यहाँ इफेक्टिव रेट, पहली बात तो यहाँ इफेक्टिव रेट है ही नहीं, तो ये तो कूपन रेट के बेस पर उस नॉमिनल वैल्यू पे होगा। मार्केट वैल्यूज कम ज्यादा होने से कंपनी पे कोई, उस कंपनी पे जिसने इशू किया उसके एक्चुअल इंटरेस्ट पे फर्क है। फाइंड कर फेयर वैल्यू टू अदर कंपनीज। करने शुरू। बस शायद ये फाइनली टेबल सही है, याद होना चाहिए। अब सेकंड कॉलम में ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश, एनी नीड ऑफ टेबल पढ़ के इनकम बननी है यहाँ भी इफेक्टिव रेट की बेस पे। और टेबल बना हुआ है इसका, टेबल में कोई चेंज क्यों नहीं आना? नहीं, यहाँ भी वही ट्रीटमेंट हुआ, पहली दो एंट्रीज वही है जो वहाँ है। 524 से शुरू होगा यहाँ भी, और इफेक्टिव रेट सेम। ये फिनिशिंग टच दें सर इसमें। जी सर, फोर्थ एंट्री कितने है सर? 15.5। ये फाइनल एंट्री का जी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट।
कैरिंग अमाउंट कैसे 5 लाख, बल्कि अच्छा कैरिंग अमाउंट टेबल में कैलकुलेट हुई है 5 लाख प्लस 24 हो गई प्लस 24 प्लस माइनस 518,780 बहुत मुश्किल काम है सर, क्लास तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो। फिर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें 5,000 इंटू 96 480,000 डिफरेंस 38,780 फेयर वैल्यू लॉस, लेकिन मेथड है 2019 सॉरी ये टेबल बस एक दफा ही बनेगा, नेक्स्ट ईयर भी टेबल की जो फिगर है वही आएंगी। हाँ कैरिंग अमाउंट से अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी प्लस माइनस करके कैलकुलेट करें। देयर इज नो नीड ऑफ टेबल इन नेक्स्ट ईयर, टेबल यही रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस लेकिन कितना हो जाएगा, और हमारी फिर जो रिवाइज करेंगे अमाउंट आएगी नेक्स्ट ईयर के एंड पे, वो फिर रिवाइज फेयर वैल्यू से कंपेयर होकर डिफरेंस आते रहेंगे। ठीक हो गया जी, प्लीज कंफ्यूजन तो नहीं पाएंगे क्या? हाँ तो एनुअल 165 पे आता जाएगा जी, प्लीज। सर क्यों परेशान हो रहे हैं सर, खुदा के लिए क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर की एंट्री बोल रहे हैं सर कोई 30 जून 10 आएगा। टेबल कहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा 518 की बेस पे इंटरेस्ट इनकम आएगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा, इनकम की एंट्री हो जाएगी। सर चांस तो दें, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी, इंटरेस्ट रिसीव रिकॉर्ड हो जाएगा, हो जाएगा। आपने जब ये एंट्रीज करनी होगी तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 480, तो 480 प्लस इंटरेस्ट माइनस रिसीव एक रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, और उस दिन की जो फेयर वैल्यू होगी उससे आप कंपैरिजन करके गेन लॉस बताएंगे। दोबारा टेबल बना लें सर, रहने दें सर, काफी है। ये पेन ओवर 65 पे आपके पढ़े कौन सा टेबल शुरू होगी? इस स्टोरी में अभी तक हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, किसी को पता हो? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की स्टोरी में कहां तक आ गए थे? फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स में कहां तक बात हो गई? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की भी किसी हद तक होगी, बस फाइनली उसको इकट्ठा किया है। जी हाँ, आगे में सारी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा रिसीव्ड 500,000 की बेस पे होगा, रिसीव्ड कूपन रेट की बेस पे होगा, और अक्रू जो है बैलेंस की बेस पे, इफेक्टिव रेट की बेस पर। ठीक है जी प्लीज। नॉमिनल वैल्यू हर साल बदलती रहेगी, नॉमिनल अमाउंट सभी वही रहेगी सर, रिसीव्ड की अमाउंट नॉमिनल अमाउंट पे रहेगी। ये पढ़ना शुरू करिए, टेबल की हेडिंग है पेज नंबर 165 पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, वंस अगेन अभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हमने खरीदा हुआ है, इशू नहीं किया हुआ, शेयर्स खरीदे हुए हैं, एंट्री बोल दें।
कैश डेबिट कैश क्रेडिट कहानी कैश डेबिट कैश क्रेडिट वही एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट एट amortized कॉस्ट नेवर ढूंढे नहीं नेवर ढूंढे यार कमाल हो नीचे नेवर ढूंढे तो सही व्हाई नॉट होल्डिंग हो तो सकती है लेकिन इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस आने वाली और डेट्स वाली बात नहीं है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस पे नेवर अगर फेयर वैल्यू तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम हो तो काइंडली बेहतर यही रहेगा कि पिछले टेबल से कंपैरिजन किया जाए ताकि अगर कोई सिमिलरिटी है तो ध्यान में रह जाए और अगर कहीं डिसिमिलरिटी महसूस हो तो जरा क्लियर हो जाए देख रहे हैं इनिशियल रिकॉग्निशन मेरा ख्याल है सेम अच्छा फेयर वैल्यू वर्ड यहाँ आ तो रहा है लेकिन शायद मेक द थिंग सिंपल सिंपली कॉस्ट की बात हो रही है आप परचेज कॉस्ट जिस प्राइस पे आप खरीद रहे होंगे दैट इज मार्केट प्राइस सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा तो इंटरेस्ट वाली बहस नहीं और डिविडेंड वाली बहस है और डिविडेंड का अगर रेट दिया होगा तो वो भी वो बल्कि वो किससे मल्टीप्लाई होता है इस शेयर कैपिटल से नॉमिनल वैल्यू शेयर कैपिटल से और उसने प्रॉफिट लॉस में ही जाना है एज ऑलवेज जैसे आपको शायद पता है एक डबल एंट्री बोला डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट है डिविडेंड इनकम क्रेडिट और अगर रिसीव होगा तो कैश डेबिट रिसीवेबल तो नथिंग न्यू शायद प्रॉफिट लॉस में इसमें जाना किधर जाना प्रॉफिट लॉस अदर इनकम अगर चेंजेस इन फेयर वैल्यू होंगी तो उन्होंने एसीए में जाना ठीक है डी रिकॉग्निशन पे अगर कोई गेन लॉस है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने प्रॉफिट लॉस में जाना ये वाली बात हमने वहां की थी पेज नंबर 163 पे पेज नंबर 163 के स्टार्ट से थोड़ा नीचे थर्ड एंट्री फोर्थ एंट्री सॉरी 3 जनवरी वाली है डिस्पोजल का गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में लेकिन इससे अगली बात भी जरा वहीं देख लें अगर फिर अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई गेन लॉस का बैलेंस पहले पड़ा हो तो फिर वो कहाँ जाएगा एक एंट्री चले वहीं से देख के बता दो लिखिए ये सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट टाइप एंट्री चेंजेस इन इक्विटी में नजर आएगी टाइम ऑफिस तो गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में जा रहा है आगे जो लिखा रिलैक्स होकर पड़ेगा ऐसे परेशानी होना नो रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई टू प्रॉफिट एंड लॉस इसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं है ना इसने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के कॉलम्स में ही चेंज होना है ऑन डी रिकॉग्निशन इज अलाउड इन केस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हाउएवर एनी बैलेंस इन फेयर वैल्यू रिजर्व कैन बी ट्रांसफर टू द कहां से कहां जाना है एक एंट्री यहां पे लिखा है ये फाइनली एंट्री जो है फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट वाली एंट्री करते हुए दोबारा जरा बता दें ये एंट्री आपको कहां से कहां किस जगह नजर आ रही है जितना भी अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में बैलेंस पड़ा होगा डी रिकॉग्निशन वाले दिन ये एंट्री जब हम करेंगे तो चेंजेस इन इक्विटी में इफेक्ट नजर आएगा ना ये आपको एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में सच नजर आ रही है और ना ही कोई ओसीई में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर नहीं नजर आ रही कहाँ नजर आ रही है चेंजेस इन इक्विटी में नजर आ रही है लिखना इन चेंजेस इन इक्विटी ठीक है जी लास्ट कॉलम फेयर वैल्यू तो प्रॉफिट लॉस इनिशियल रिकॉग्निशन मेरा ख्याल है कि शायद इधर से मिलती जुलती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री बता दो इधर एक्सपेंस कैपिटल है जिसमें उधर हुआ था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में डिविडेंड इनकम प्रॉफिट लॉस में चेंजेस इन फेयर वैल्यू भी प्रॉफिट एंड लॉस में डी रिकॉग्निशन पे जो भी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना पड़ा होगा होगा ही नहीं क्योंकि सब कुछ पहले प्रॉफिट लॉस में इसकी कुछ और करने की जरूरत नहीं है एक दो क्वेश्चंस करना जरा ऐसी तरह ये खौफ खत्म हो जाएगा पेज नंबर 174 मिक्स करके करना जरा रिवर्स स्टार्ट करना 6
Third entry number 6. 15 October 16, Rashid Industries Limited made the following investments. Kareem Limited, Bashir Limited. Number of shares ना पता हो तो कौन से शेयर? क्या प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं? लेकिन तभी हो जब शायद कोई इंफॉर्मेशन दे। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग लिखने का उसका मकसद शायद ये है कि ना कोई ये सब्सिडरीज है और ना ही कोई एसोसिएट है, सिंपल इन्वेस्टमेंट। और अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट है और शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है तो शायद सीधी 2-3 एंट्रीज हैं, बाकी बहस बात की है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट है, फिर किस दिन का वेट होगा? डिविडेंड का वेट होगा, डिक्लेयर होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, वरना अगर एसोसिएट हो और इक्विटी मेथड हो तो तब ये वक्त आ गया कि चीजें जरा मिक्स करके हो जाए। तो आगे चले, पहले वही कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है मिलियंस ऑफ रुपीज में, लेकिन एक स्टार लगा हुआ है, स्टार के साथ स्टार पड़े, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज कमीशन, वापस भाग के कहीं जाए, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन जरा ढूंढा। पेज नंबर 163 था, उसको पूरा पढ़ने जरा, ताकि दोबारा जरा कुछ हेडिंग्स याद आ रहे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट of acquiring, issuing or disposal of financial asset। ऐसे एग्जांपल्स के सारे वर्ड बोल दे मेन में। ठीक है सर? क्या ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है सर? क्या ये इंक्लूड है सर? हमें कोई इतराज है? वो है भी और नहीं भी पता नहीं, तो हमें पता ही नहीं। अभी हमें नहीं पता ये कौन सा, ये इनका मेथड कौन सा। इन्वेस्टमेंट इन केएल was made with no intention to sell the shares, while investment in BL was made with the intention to sell the shares. No intention to sell, amortized cost method हो गया, वो बहस ही खत्म हो। 12 पेज 165 उंगली रखने आते जाते रहेंगे। हम 165 पे हैं या 164 पे? 165 पे हैं। नेवर अमोर्टाइज कॉस्ट, ऐसे। नो इंटेंशन टू सेल, आपका जहन कहाँ जाता है? नो इंटेंशन टू सेल किस मेथड की तरफ? फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एंड इंटेंशन टू सेल खरीदा ही बेचने के लिए, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस जाता है। लेकिन 2 पेजेस और भी ये कुछ ने एक फ्लो चार्ट पढ़ा था इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वाला, जो दूसरा था 161। क्या इवन इन दिस केस जिसमें आप फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह रहे हैं, देयर इज अ चॉइस कि आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे जा सकते हैं? हाँ, अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो देन देयर इज नो ऑप्शन, आपने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे ही रहना है। आ जाओ मकसद। मार्केट प्राइस ऑफ केएल बीएल as on 31st December 16 was 80,621 respectively. RIL's broker normally charge transaction cost of 2%. Required explain the accounting treatment. Definitely explain doesn't mean entries, doesn't mean any extracts, simply means English. लेकिन इंग्लिश में डेफिनेटली लिखते लिखते आप फिगर्स की बात कर सकते हैं। तो आने पहले हम जरा अपनी लैंग्वेज में कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मैं इंग्लिश में पूछ लेता हूँ कि इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे इसे। तो आ जाएंगे पहले करीम लिमिटेड। थोड़ा सा वैसे इनिशियली सुन लें, बाद में फिर इसको लिखना भी कैसे लिख लेते हैं। करीम लिमिटेड पे लेट्स स्टार्ट स्टोरी। क्या सच है? ठीक है, चलो एंट्री सेम है, ठीक है। अगर एंट्री सेम मेरा ख्याल नहीं, गेम यहाँ से शुरू होना चाहिए। As the investment in KL is made with no intention of sale of shares, therefore the company
can elect to opt for fair value through other comprehensive. हम नॉर्मली उधर ही जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली बाद में ये भी बता देंगे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी जा सकते हैं। दोनों बातें होनी चाहिए। As the investment is made with no intention of shares sale, with no intention to sell the shares, therefore the company may opt, ये ढूंढना था पेज नंबर 161, ये opt ही है मेरा ख्याल, may opt for fair value through other companies. In that case, अगर ये हो जाए, so what will be the initial amount of investment? 20 million, fair value 20 million, लेकिन उसमें तो transaction cost include है, including transaction cost which is already included, therefore 20 million में हमें कोई adjustment करने की जरूरत नहीं है। Subsequently, dividend income if any should be recognized in profit and loss, and any fair value changes के अब हम working कर सकते हैं। जरा कैलकुलेटर पकड़ना, थोड़ी working भी कर लेते हैं। 31st दिसंबर का पूरा में डाटा भी दिया हुआ है, तो कैरिंग अमाउंट कितनी बताएंगे सर? कैरिंग अमाउंट वाई 20 मिलियन, वाई 20 मिलियन सर गिवन नहीं, इसमें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, फेयर वैल्यू लगवाएं, वर्किंग करनी पड़ेगी। How many shares? 155,000 shares multiplied by 4%. 80 है, 80 rupees per share. What is 12.4 million? Difference 7.6 लॉस है। अगर हमने इसे फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर रखा है तो लॉस पर ओसी में जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ यहाँ तक मेरे ख्याल यहाँ तक बात पूरी होगी। अगर फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे केएल को रखेंगे तो इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट यही है ना बेसिस में, ऐसे ही सर। लेकिन नेक्स्ट फिर ये बात जरूर होनी चाहिए कि हाउएवर, दोबारा जाए पेज नंबर 61, if RIL Rashid Industries Limited if opted for fair value through profit and loss, opt हो सकता है, then investment should initially be recognized at calculator at fair value पे 18.6, then 20 million में 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल है, तो डिवाइड बाय फिर क्या होगा 102 पॉइंट इनटू 2 डिवाइड बाय 102 या 100, 2% भी है ना ब्रोकर कमीशन। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ हम आ जाएंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट शुड बी एक्सपेंस्ड आउट। तो क्या 20 में शामिल है, कितने परसेंट शामिल है, तो डिवाइड बाय कितना हो गया फिर 102 इनटू 98, आपको कहा था 98। देखिए सर जी को जो भी आपकी जो भी आपकी कॉस्ट होगी उससे 2% मल्टीप्लाई होगा, तो 2% का मतलब है 2/100। तो क्या उसमें 2% पहले ही शामिल हो गया हो? तो क्या आंसर आएगा? व्हाट इज 19.61? ये है फेयर वैल्यू, ये है कॉस्ट, और बाकी जो डिफरेंस है 20 में से डिफरेंस है 20 माइनस 19.6, तो 0.39 फिर कहाँ जाएगा? तो पूरी स्टेटमेंट मेरी होगी कि इफ केएल irrevocably make an election to recognize this instrument at fair value to profit loss, then initially investment should be debited at 19.61 million and the transaction cost of rupees 0.39 million should be recognized in profit and loss as an expense. सही? Disposal
नहीं, उसका तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, इसके मुताबिक एक्सप्लेन करना इन अबव ट्रीटमेंट ऑफ अबव ट्रांजैक्शंस, तो डिस्पोजल तो हुई नहीं मतलब। देन इवन इन दिस केस अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई डिविडेंड इनकम है तो प्रॉफिट लॉस में रहेगी, लेकिन जब ईयर एंड आएगा तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे सर। आप कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 19.61। कंपेयर किससे होगा? फेयर वैल्यू वही होगी, एएल की फेयर वैल्यू वही होगी, 12.4 7.21 के लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक टेंशन वाली बात नहीं, वैसे जरूरत नहीं जो मैं अभी बात करने लगा, लेकिन ये सब कुछ ना सेम सॉर्ट ऑफ ही है। आप जरा दोनों इकट्ठा कंपेयर करें जरा। ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अदर कंप्रिहेंसिव इनकम जब हम कह रहे हैं तो कितना लॉस बनता है? तो पेरेंट आपको लगेगा ये क्या बात हुई, लेकिन उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट लॉस में जब जानी है तो उसी का नेट इफेक्ट ही है। तो टोटल 7.6 मिलियन ही एक्सपेंस है, लेकिन शायद वो दो डिफरेंट नेम से रिकॉर्ड होगा। तो मैंने मतलब ये बात सिर्फ इसलिए सामने रखी कि ऐसे ही ये क्या हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, शायद नेट इफेक्ट सेम है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का शायद इशू है। ये लिखना यहाँ तक। ठीक है बेटा, सर। ये लोग नोट कर रहे हो, पेज नंबर 179 पे है। एक नजर पढ़ ले एक्सप्लेनेशन। ये पेज नंबर 157 179 पे आते हैं।
सर अभी तो पढ़ के हैं यार, खुदा का नाम ले यार, मैं की हो गया यार, क्या करी जा रहा है, तो डिस्पोजल की बात हो रही है। According to IFRS 9, at initial recognition, RIL may make, हो सकता है क्या, अब डेफिनेटली वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं आपका, may make irrevocable election to present subsequent changes in fair value in equity instrument, investment in other comprehensive income instead of, if RIL opted as above, investment should be recorded at, ठीक है 20 million. However, if RIL opted to measure the investment at fair value through profit or loss, investment should initially be measured at 19.6 में, समझ आ गया तेरे, और फिर 0.39 है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में, तो उसने इनिशियल रिकॉग्निशन इन दोनों की इकट्ठी बता दी, तो आप अलग-अलग भी डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली क्या होगा 31 दिसंबर 2016, अब मैंने डिविडेंड की बात वैसे कर दी थी, लेकिन क्योंकि शायद यहाँ रेट वगैरह नहीं है इसलिए उसकी बात नहीं हो रही। 31st December 16, if fair value through other comprehensive income has been opted, investment in KL should be measured at fair value of, and a loss of 7.6 million should be recorded through other comprehensive income. बाकी ये जो लिखा हुआ आगे, ये जो वापस आया था उधरी पेज नंबर 165, ये जो डिस्पोजल पे लिखा हुआ है कि फिर प्रॉफिट लॉस में नहीं आना, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में कहाँ जाना है, नहीं ये डिस्पोजल वाला लिखा हुआ, जब डिस्पोजल का प्रॉफिट लॉस में तो आ गया ना डिस्पोजल का गेन लॉस, लेकिन उस वक्त जितना फिर अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में बैलेंस पड़ा होगा उसने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, उसने रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर, तो ये इस एंगल से लिखा, इसके सारे एंड में लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू IFRS 9, ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इन केस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अमाउंट presented in other comprehensive income shall not be subsequently transferred to profit and loss. However, the entity may transfer the cumulative gain losses within the equity to retained earnings, ब्रैकेट में लिखना है on disposal, ये डिस्पोजल के बीच में बात लिखी है, किस जगह क्या ना on disposal, second last paragraph के end, and if fair value through profit and loss has been opted, then RIL should account for the loss of, ठीक है जी, वर्किंग सब क्लियर है ना, वापस आए दूसरी वर्किंग करा, बशीर लिमिटेड, बशीर लिमिटेड की फाइनल स्टोरी शुरू करें। इज इट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, तो कौन कौन से मेथड्स की चॉइस है, कोई चॉइस नहीं, अब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस स्टोरी शुरू करेंगे। इनिशियल मेजरमेंट कितने पे होगी, इनिशियल मेजरमेंट 65, हम माइनस तो नहीं कर रहे, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस अगर है, तभी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस अगर है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट करनी है या नहीं, तो करें ना यार, मैंने क्या कहा करें, मैं तो वैसे ही 65 मिलियन में क्या इंक्लूड है, एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस मेथड है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, तो 65 divided by 102 into 100, 63.73, अब डिफरेंस लेना, ये इनिशियल रिकॉग्निशन की अमाउंट हो जाएगी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बन जाएगी 1.27, अलग-अलग एंट्रीज बोल दे दोनों की, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 63.73, expense debit transaction cost expense debit cash credit 1.27, subsequently क्या करेंगे 31 दिसंबर को, कैरिंग अमाउंट क्या है 63.73, फेयर वैल्यू क्या होगी 1,35,000 शेयर्स है, 2% शेयर होल्डिंग लिखवाई हुई भी इंटू 621 रुपीज दिए मैंने, 83.835 मिलियन रुपीज का डिफरेंस है, 20.105 11 सर 1 क्या है ये,
गेन कह रहे मेरे ख्याल ज्यादा। गेन कहाँ जाएगा ये वाला? लास्ट एंट्री बोलना। इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस। एनी अदर थिंग? दूसरी भी तो ऑप्शन है इसमें। पेज 180 ढूंढना, पढ़ लेना। नहीं, अगर तो वो बता दे हमने नहीं ऑप्ट करना, फिर तो हम एक ही की बात करेंगे ना। लेकिन अगर नहीं लिखा तो और दूसरी चॉइस भी है तो दोनों की बात करें। ये भी हो सकता है और अगर कंपनी चाहे तो ये भी ऑप्ट कर सकती है। दोनों की बात कर देंगे अगर क्वेश्चन में नहीं बताया। हाँ, अगर बताया अगर कंपनी ने ऑप्ट कर, ये भी हो सकता है कंपनी ऑप्ट कर लिया है या नहीं कर लिया है, और अगर बता दिए कर लिया या नहीं कर लिया, फिर हम शायद एक ही तरफ जाएंगे। ठीक है, हर चीज को उसी तरह लें सर, सीरियस। दो दो चार चार नंबर मिलजुल के पूरे होते हैं। Is it held for trading, sir? Yes, sir. Therefore, should be measured at fair value through profit and loss. Investment in BL should be recorded initially at 63.73, excluding transaction cost, and the transaction cost should be recognized when profit and loss as an expense. Subsequently, investment should be remeasured to fair value at the market price of 83.835 जो आपने कैलकुलेट करवाया था, और गेन हो गया था जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। ठीक हो गया? yes, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6 से 5 में जाए। जी ओके जी, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नोट तो नहीं करोगे क्या? अच्छा, पढ़े लिखे क्वेश्चन फायदा। ये हो गया नोट? जियो अलॉय लिमिटेड मेड एन इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइन। खरीद लिया है, बेच दिया है? कौन कौन सा? कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा? एट अ नॉमिनल अमाउंट और मिलियन पे खरीद लिया। Instrument carries a fixed coupon interest rate of which is receivable annually in arrears. The instrument will be redeemed for, हाँ जी वो तो, लेकिन इफेक्टिव रेट उसमें बता देना। दिया कितना है, मिलना कितना है, कितने अरसे बाद, साथ इंटरेस्ट भी मिलना, वो एनुअली इन एरियर्स है, कुछ एक्स्ट्रा मिलना है, इफेक्टिव रेट गिवन होगा। Transaction costs associated with the investment are 2 lakh and were paid on 1st July 14. The effective interest rate has been calculated at approximately 8.4%. Underline करने last time. Jio Alloy Limited intends to hold this investment till redemption date. आप लोग प्लीज काइंडली वापस जाएं, वो पहला वाला फ्लो चार्ट ढूंढना, डेट इंस्ट्रूमेंट वाला। पेज नंबर बताइएगा पहले वाला। जी 159 का फ्लो चार्ट देखें, क्या डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट की रिकवरी होनी है? बिजनेस मॉडल 3 लिखे हुए थे,
आपका बिजनेस मॉडल कौन सा है? पहला वाला मेरा ख्याल, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, लेकिन जरा उसी के फौरन थोड़ा सा नीचे है, क्या इवन देन फिर वैल्यू ऑप्शन ऑफ हो सकती है और आप किधर जा सकते हैं? प्रेफरेंस वैल्यू तो प्रॉफिट लॉस में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो क्या चॉइस है, आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे भी आ सकते हैं। मेरा ख्याल इस केस में फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाली स्टोरी बनेगी, या कहाँ जा सकते हैं या कहाँ जा सकते हैं। अब देखिए इस केस में जो लास्ट लाइन है उसकी बेस पे शायद पहला आंसर आपका यही होना चाहिए कि अमोर्टाइज कॉस्ट पे रह लें, और साथ सिर्फ मेंशन हो जाना चाहिए कि उधर भी जाया जा सकता था, किधर भी और किधर भी। मसले अगर होल्डिंग वाला है तो पहले होल्डिंग वाले में मेन चीज अमोर्टाइज कॉस्ट ही कर दें, एंड में जरूर एक्सप्लेन कर दें इवन इन दिस केस कंपनी में ऑप्ट फॉर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इसका जरा आंसर ढूंढे जरा, पहले जरा पार्ट ए का जरा एक्सप्लेनेशन मांगी हुई है, बाकी जो कैरिंग अमाउंट वो कैलकुलेट करता है पेज 178 पे। ये बार बार पढ़ने से ये सब चंद वर्ड्स हैं जो सिरा सही तरह लिखने के लिए सेट हो जाएंगे। पेज 178 के एंड पे मतलब इस तरह के जो वर्ड्स लिख रहे हैं ना अंडरलाइन कर, बिजनेस मॉडल, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, इस तरह के वर्ड्स तो बीच में यूज होने चाहिए ताकि डेट इंस्ट्रूमेंट इनिशियली ठीक कह रहा है। एक सेंटेंस ऐड कर लें, इफ हाउएवर, एक सेंटेंस शायद और भी लिखना, कौन सा वाला लिखवाने लगा? इफ हाउएवर if however entity if however entity chooses fair value option, if however entity chooses fair value option, then it can opt for fair value through profit and loss method. If however entity chooses to opt for, कर सकते हैं सर? सही है, सेंटेंस सही बन गया, कुछ गलती हो गई, बोलना जरा क्या बनाओ। आ जाती है समझ क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अपने अपने जमाने में बता दो। एक रिक्वायरमेंट जरा कंप्लीट करना, पहले तो लिखा था एक्सप्लेन हाउ दिस इन्वेस्टमेंट शुड बी क्लासिफाइड एंड मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस 9। वापस सारा पेज नंबर है कौन सा, 174। Also calculate the carrying amount of investment to be included in the geolized limited statement of financial position at 30th June 16 in accordance with IFRS 9। अब देखिए डेफिनेटली अगर हमें को फेयर वैल्यूज का बताया होता तो वो भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ना पड़े एज इट इज हम शायद किस मेथड से ही वर्किंग कर पाएंगे, कर दें। कैसे पता चलेगा कैरिंग अमाउंट का? अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में टेबल में जो बैलेंस आ रहा होता है वो हमारी शायद कैरिंग अमाउंट है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड बनवाया था थोड़ा सा टेबल जितना रिक्वायर्ड। कॉलम्स के नाम बता दें, इंटरेस्ट इनकम एट द रेट ऑफ, लिखें एट द रेट ऑफ 8.4%, interest received at the rate of 7%, balance at the rate of
नहीं एट द रेट ऑफ कुछ भी नहीं मिलता तो ज्यादा एंजॉय करना शुरू कर एट द रेट। स्टार्टिंग पॉइंट्स है 1 जुलाई 14, सोच के बताएं फाइनल बैलेंस। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है, पेज नंबर 164 देखने में कोई हर्ज नहीं है, फाइनल कर दें। इनिशियली फेयर वैल्यू कितनी है, 4 मिलियन ही फेयर वैल्यू क्यों है, उसी पे खरीदा लग रहा है, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड होनी है। कौन सा मेथड है, 4200 लिख रहा हूँ, 42 लाख सॉरी, करें कितना करना चाहिए, जितनी कस्टमर में रिक्वायरमेंट है बस उसके मुताबिक करें। दो वर्किंग्स होंगे शायद, करें कंप्लीट। जी सर, इफेक्टिव इंटरेस्ट इनकम कैसे आएगी, बैलेंस इनटू इफेक्टिव रेट, अप्रॉक्सीमेटली आंसर 352800। इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनल करने सर कैसे आता है, नॉमिनल अमाउंट 4 मिलियन ही है इंटू 7%, यार ये तो फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू है तो वही नॉमिनल वैल्यू भी है। हम इस वक्त फेयर वैल्यू समझ के ले रहे हैं या नॉमिनल वैल्यू, हमारी को समझ नहीं आती, कभी इसी को कुछ समझ जाते हैं, आपको तो समझ आ रही है ना। नॉमिनल वैल्यू इनटू कौन सा रेट, एक्चुअल कूपन रेट। एक वर्ड इसके लिए और भी आया हुआ 164 पे, नॉमिनल रेट भी शायद इसे कहते हैं, जरा देखें 164 पेज पर, उसमें मोटाइज कॉस्ट में लिखा हुआ नहीं, मतलब नॉमिनल रेट लिखा हुआ कहीं, थर्ड कॉलम में लिखा हुआ, जहां लिखा हुआ है नॉमिनल रेट उसी के साथ दो लफ्ज और वहां लिख लें, कूपन भी लिख लें और एक्चुअल भी लिख लें, लिखे मैं, ठीक है, थैंक यू। सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस 427280, 427280 into 8.4, 358,915, 280 सेम रहेगा उसी के बजाय, नॉमिनल वैल्यू से मेजर होना, 4351,715, बस जी बस यही कैरिंग अमाउंट होगी। फेयर वैल्यू मेथड तो आप कर ही नहीं यूज, तो यही फिर कैरिंग अमाउंट्स बनती रहेंगी, ठीक है। 30 जून 16 पे कह रहा था मैं। ये नोटेड है प्लीज, पढ़ें जी, इससे ऊपर कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, 4, ये नोट कर लिए सर, 4 पढ़ के देखें सर जरा, $40,000 shares in another entity, फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कितने का एक शेयर,
Investment was classified as made at fair value through other comprehensive income on initial recognition. Held for trading नहीं होगी ये, held for long term purposes ही होगी. हाँ, अगर चाहते तो इस केस में फेयर वैल्यू से प्रॉफिट लॉस पे आ सकते थे, लेकिन अब उसने बता दिए. अब डेफिनेटली फिर फर्दर बात शायद करने की जरूरत नहीं है. The shares were trading at 2.96 per share on 31st July 16. Commission of 5% of the value of the transaction is payable on all purchase and disposal of shares. General entries करवा देंगे चंद्र जरा ये disposal of shares वाली जो गेम आ गई ये भी करना था. मतलब स्पीड अप होना था ये. जी सर. डेट्स बोलते रहे करनी वर्किंग करवाते हैं. अब डेट स्पेसिफिक नहीं है, जरा मार्च 16 ही शायद है. मार्च 16 की एंट्री से. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, फाइनेंशियल एसेट डेबिट 40,000 into 2.68 107,200. नेक्स्ट सोच के तरफ. नहीं सर, क्या 5% कमीशन परचेज पे भी है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट है. कौन सा मेथड है? तो इसमें पेज नंबर 165 देखें या 64 देखें? देखें जरा, आप देख के बताएं. 65 देखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है. और उसमें फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम देखें. क्या अप्लाइज होना है इसमें? अप्लाइज होना सर. तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट कैसे? देखिए वो थोड़ी देर पहले जब बात आई थी ना इंक्लूडिंग, वो बताया होगा तो होगा, वरना डेफिनेटली हम खुद इंक्लूड करेंगे. 5360. Any effective interest income? हाँ, उसकी स्टोरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है. शेयर्स की स्टोरी है, इसमें डिविडेंड होगा. और डिविडेंड कब रिकॉर्ड करेंगे आप? जब डिक्लेयर होगा. और डिक्लेरेशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. अब 31 जुलाई पे क्या हुआ? जी वर्किंग करो. कैरिंग अमाउंट है 107,200 प्लस 5360 112,560. फेयर वैल्यू लगवाएं 40,000 शेयर्स और एक शेयर की प्राइस दी हुई 2.96. 118,400 करें फाइनल. हाँ जी, वो सी क्रेडिट, पे वैल्यू गेन और सी क्रेडिट. जी सर. अच्छा एक चीज जरा नोट करें, ये आखिरी सेंटेंस पढ़ा कमीशन वाला. तो कहते हैं परचेजेस पे भी और डिस्पोजल पे भी.
ये छोटे छोटे फर्क ना सही ध्यान में रखना, वैसे तो अभी शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगी बातें। एक इम्पेयरमेंट लॉस की वर्किंग है, कैरिंग अमाउंट इज कंपेयर्ड अगेंस्ट रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, वहां लेस कॉस्ट टू सेल का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन यहाँ कोई लेस कॉस्ट टू सेल का नहीं, सिर्फ फेयर वैल्यू ही है। हाँ डिस्पोजल जब करेंगे तो उस वक्त क्या कमीशन देंगे, वो डिस्पोजल जब एक्चुअली करेंगे तब कमीशन देंगे। हर साल जो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाली स्टोरी नहीं है, कहाँ थी वैसे। तो ये इस तरह की बात, वैसे तो अभी क्वेश्चन में आ जाएगा, इस तरह की चीजें भी सही सेग्रीगेट रखनी है। तो यहाँ सिंपली किससे कंपेयर हो रहा है, क्या कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू कंपेयर होगी, और डिस्पोजल जब होगी तो मेरे ख्याल क्वेश्चन में आ जाएगी, फिर उसका मैं बात फर्दर करता हूँ। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो मेरा ख्याल इस वक्त करना गैर मुनासिब है, कम से कम इस मासूम से सवाल का तो होमवर्क होना चाहिए। होमवर्क लिख के वापस पेज नंबर आ जाए 167, छोटा सा आखिरी एक चीज बीच में शामिल करना ताकि हम सारे क्वेश्चंस करने की पोजीशन में आ जाए। पेज नंबर 167, ये जो 165 के नीचे एग्जांपल है, ये तो मेरे ख्याल अब हम कर सकते हैं इस वक्त, पहले मेन काम करवाएंगे। पेज 167 ओके सर, ये कौन सी 167 हेडिंग क्या लिखी हुई है? फाइनेंशियल लायबिलिटी की कोई एक एग्जांपल, ठीक है क्रेडिटर्स भी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू पे कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लिखना। अब गेम जरा उस तरफ आ गई, डिबेंचर्स अगर इशू हो जाए तो एंट्री बताएं। कैश डेबिट डिबेंचर्स पेबल सॉर्ट ऑफ है, लायबिलिटी है। तो यही डिबेंचर जो हम खरीद रहे थे अगर हमने इशू किए हो तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, बाकी इशू बॉन्ड, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स is not a financial liability, it is equity instrument. So debentures लिखा है। Classification. IFRS 9 requires that the financial liabilities are classified as, यहाँ दो ही चॉइसेस हैं सर, कौन कौन सी, amortized cost and fair value through profit and loss। नीचे एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज से निकला है ट्रीटमेंट्स। लेफ्ट साइड में लिखा है फाइनेंशियल लायबिलिटीज एट amortized cost, ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ फाइनेंशियल लायबिलिटीज एट फाइनेंशियल लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की यहाँ इस वक्त स्टोरी नहीं है। अब इस वक्त इस तरह करें, लेफ्ट साइड पर शायद आज रहने दें, पहले लेफ्ट साइड आज फाइनल कर लें। मीन्स उससे अगर फाइनेंशियल लायबिलिटीज ने अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर होना तो इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो वो कहता है फाइनेंशियल लायबिलिटीज एट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड जो है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज एट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड जो है, ये सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे अप्लाई होगा सवाए उन फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे, सवाए उन फाइनेंशियल लायबिलिटीज के जिन पे आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस मेथड ड्रॉप कर लेंगे। आई होप ये तो सीधी सी बात। अगर आप अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे आ जाएंगे तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो थोड़ी सी अजीब सी बातें आपको लगेंगी, लेकिन क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं तो वो अजीब बातें इंशाल्लाह बड़े आराम से आपको पता चल जाएगी। तो पहले लेकिन एज इट इज पढ़ लेंगे, 4-5 पॉइंट्स लिखें। नंबर 1, रिकॉर्ड एट, क्या मतलब फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू जिस पे इशू किया आपने, लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब लेस क्यों, वो मैं बताता हूँ, नहीं वो भी बात कर लेते, लेकिन लेस क्या, वहां क्या था, यहाँ आ गया लेस। इन अदर वर्ड्स नेट प्रोसीड से आप शायद एंट्री करते हैं, पैसे मिलने देने, मिलने अब शुरू में मिलने एंड में मिलने, इस वक्त पैसे आने हैं।
मेजरमेंट सब्सिक्वेंटली एट अमोर्टाइज कॉस्ट, फिर क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज कैलकुलेटेड एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, शायद उसी तरह से वहां शायद वर्ड से इंटरेस्ट इनकम इज कैलकुलेटेड एट, डबल एंट्री भी ज्यादा सोच करो, एक्सपेंस डेबिट फंड लायबिलिटी, उधर उधर एंट्री क्या थी, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, उलट करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, उसी तरह का एक टेबल बनना है यहाँ, और ये प्रॉफिट लॉस में रहेगा, नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी आप डी रिकॉग्नाइज करेंगे, अपनी बुक से निकालेंगे, और इसमें कोई गेन लॉस आ रहा होगा, तो वो प्रॉफिट लॉस मिलेगा, जो राइट साइड पे लिखा हुआ है उसको छोड़ के तो नेक्स्ट पेज पर, पहले जरा ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज एड अमोर्टाइज कॉस्ट की बहस फाइनल करें। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियली recognized at fair value, net of transaction cost, net proceeds ब्रैकेट में मींस कैश रिसीव माइनस, अच्छा अब ना हमने डिबेंचर्स सॉर्ट ऑफ इशू करने, तो वो जो प्रोस्पेक्टस टाइप चीजें होती हैं जिसमें शेयर इश्यूएंस पे, तो उस तरह के काम अगर डिबेंचर्स पे भी है, इशू करने का खर्चा, पैसे लेने के अगर कोई खर्चा है, तो उनकी अब बात हो रही है इश्यूएंस कॉस्ट इनकर्ड लेस होंगे, ये हमारा अपना खर्चा होगा या इन्वेस्टर का खर्चा होगा, अगर इन्वेस्टर का खर्चा है वो यकीनन वही कर रहा होगा जो उसने फाइनेंशियल एसेट के तौर पे करना है, ये खर्चा वो है जो हमारा है, किस चीज पे, डिबेंचर इशू करके पैसे लेने पे अगर कोई इश्यूएंस कॉस्ट आई, इसकी बात हो रही है जी, ये भी अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट सॉर्ट ऑफ, ये पैसे लेने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उधर क्या थी पैसे देने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो अगर आपने डिबेंचर आपने लिस्ट करवाने हैं, स्टॉक एक्सचेंज की कॉस्ट, लेकिन अब इश्यूएंस कॉस्ट है, तो पहले तो ये वर्ड जरा इस तरह अलग कर लें, इट सिंपली मींस, ये जरा एक और लाइन पढ़ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बल्कि ये जो नेट हुआ हुआ यहाँ, उसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ फिर इसके साथ, एक पहले लाइन जरा देखें, इट सिंपली मींस ट्रांजैक्शन कॉस्ट वंस अगेन आर नॉट एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, रादर एक्सपेंस होगा ओवर द टर्म ऑफ द लायबिलिटी, ये मैं उसी तरह बताऊंगा, वो याद है किसी को ट्रांजैक्शन कॉस्ट अप्लाइज क्यों कर रहे थे उधर, ताकि 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 एक्सपेंस जो है किसी एक साल में ना जाए, तो मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो यहाँ भी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा, ये जो लेस वाली बात है वो इसीलिए है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक ही साल में एक्सपेंस ना हो, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे पूरे सालों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कैसे वो मैं बताता हूँ, देयर इज सच नो बिजनेस मॉडल टेस्ट, फाइनेंशियल लायबिलिटीज के लिए कोई उस तरह से बिजनेस मॉडल टेस्ट नहीं है जिस तरह आपने फाइनेंशियल एसेट्स में पढ़े थे, आज एक छोटी सी एग्जांपल का बेस बना के पहले ये लेस वाली बहस खत्म करें, सिनेरियो 1 लिखा हुआ है, डिबेंचर्स, बल्कि पॉइंट 1 शायद, डिबेंचर ऑफ 1 लाख कैरिंग interest at the rate of 10% issued on 1st January 15 at par and redeemable at par after 4 years, transaction cost is 1000, is there any requirement of effective rate, No, sir. कब पड़ती है जरूरत, issued at par, redeemable at par, प्रिंसिपल टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ही है, तो सॉरी कौन सा रेट कौन सा हो जाएगा, एक्चुअल रेट ही इफेक्टिव हो जाएगा, अब बाकी बातें हम सारी छोड़ दें, खुद से जरा सोचना शुरू करें जरा, इन्हीं दो लाइनों के अंदर अंदर है आपने, नीचे जो लिखा हुआ मैं बहस करने लगा, डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं 1 जनवरी 15 पे, जो जहन में एंट्री आती है लॉजिकली वो बता दो, कैश डेबिट 1 लाख, डिबेंचर्स क्रेडिट एज अ लायबिलिटी, डिबेंचर्स पेबल लिखने का मतलब डिबेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई, ऑब्लिगेशन टू पे 1 लाख, नहीं अभी आपको मेरे ख्याल लिखने की जरूरत नहीं, वो नीचे लिखा हुआ सारा, पहले बात जरा समझ लीजिएगा, जो छोटा सा ये लेस वाला मसला आ रहा है ये क्या है, सेम डेट मैंने दोबारा लिख दी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, एंट्री बोले जो आपको पता, एक्सपेंस डेबिट, हम इसी तरह बचपन की तरफ चलते हैं, एक्सपेंस डेबिट कर लें अगर तो क्या फर्क पड़ता है, अब जरा टेबल में ले,
जरूरत नहीं है वैसे इस केस में, क्यों नहीं है वैसे? इफेक्टिव रेट और एक्चुअल रेट की स्टोरी सेम ही है, लेकिन जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर मैं टेबल बना रहा हूँ। स्टार्टिंग बैलेंस लिखा इस केस में फिर कितना होगा? 1 लाख होगा, जिस पे आपने लाइब्रेरी रिकॉर्ड की, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया ना इसे। तो एक साल गुजार दें 31 दिसंबर फॉर एग्जांपल 15, क्या होगा इंटरेस्ट? नॉमिनल वैल्यू ये 10,000, क्या ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा? ये 10 कैसे आया होगा शायद ऐसे, और ये 10 कैसे आया होगा ऐसे? कैसे? नॉमिनल वैल्यू इंटू 10%, 1 लाख। तीसरा चलता रहेगा ऐसे। कितने साल इसके पूरे करना रखेंगे? 4 साल बाद डेट बताएं। 18 मेरा ख्याल, 15, 16, 17, 18, 4, 15 भी है। What will be the closing balance at the end? 1 lakh ही receivable है, issued at par, redeemable at par। 10-10 हजार कितने सालों में नजर आता रहेगा? यही इनकम है, यही रिसीट है, यही इनकम है, टोटल 40 हो जाएगा। सॉरी, यही एक्सपेंस है, यही पेड है, सॉरी यही एक्सपेंस है, यही पेड है। ऐसे क्यों है? इफेक्टिव रेट एक्चुअल रेट इस वक्त बना हुआ। तो अगर फॉर एग्जांपल हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट कर दें तो बिल्कुल रिलैक्स ध्यान से, तो 1000 फर्स्ट ईयर प्रॉफिट लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, और अगले 4 सालों में 10-10 हजार भी एक्सपेंस ही रिकॉर्ड होगा। एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, इनकम रिकॉर्ड होगी। तो ये 1000 है बस एक साल के प्रॉफिट लॉस अफेक्ट करेगा। फर्स्ट ईयर 15 करना है, और फर्स्ट ईयर के अगर एंगल से देखें तो मेरा टोटल एक्सपेंस 11,000 हो जाएगा। कैसे? 1000 प्लस 10, अगले सालों में सिर्फ 10 10 10, 1000 सिर्फ एक ही साल के प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट करेगा, हालांकि शायद 1000 जो है वो 4 सालों का खर्चा है। ये समझ आती है मेरी? ये जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं इनके का टर्म 4 साल है, खर्चा तो 1 टाइम हुआ है, लेकिन एक्सपेंस शायद एक ही साल में होगा अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में से इमीडिएटली चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे मैच करना चाहते हैं तो आराम से आराम आराम से कैपिटलाइज जो है ना, अभी यही बड़ा जरा सही समझ फाइनल करना। पहली एंट्री दोबारा बोला, कैश डेबिट डिबेंचर्स एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, अभी लायबिलिटी क्रेडिट हुई है 1 लाख, कैश आया ही। अब 1000 हमारा कैश आना जाना, तो कैश तो क्रेडिट होना है, कैश तो क्रेडिट ही होना है। फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट करना कैपिटलाइज मतलब उस तरह से ऐड नहीं होगी ये फिगर, ये ऐड हो जाएगी, नेट ऑफ हो जाएगी। अब इस नेट ऑफ से होगा क्या वो मैं भी अपने सामने रखूंगा, लेकिन हम चाह क्या रहे हैं कि ये एक्सपेंस आउट ना हो, ये ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ईयर वाइज अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वी कैन ओनली डेबिट दिस अमाउंट। और कहाँ डेबिट? और डेबिट जब आप करेंगे तो डिबेंचर फिर में से इससे फिर लेस ही होगा। तो पहले तो ये फाइनल करना, उधर है जरा। अगर फाइनेंशियल एसेट है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, तो वो एसेट है, खर्चा और हो रहा है वो भी डेबिट हो जाएगा, तो वो डेबिट डेबिट तो ऐड हो रहा होगा। ये फाइनेंशियल लायबिलिटी जब इशू की तो एंट्री बनी कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, ऐसी बनेगा। और अगर हमने एक्सपेंस डेबिट नहीं करना, क्यों नहीं करना अभी आ रहा है आपके सामने, अगर हमने एक्सपेंस डेबिट नहीं करना तो फिर एक्सपेंस की जगह फाइनेंशियल लायबिलिटी जब डेबिट करेंगे आप, तो क्या ये अमाउंट 1,01,000 हो जाएगी या 99,000 हो जाएगी? ये क्यों कर रहे हैं हम? अब जरा एक्सटेंड बोर्ड पर नहीं, जस्ट एक फिगर सामने आ रहा है। पहली एंट्री तो हो गई कैश डेबिट डिबेंचर्स पे 1 लाख। अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे हैं उसमें वो कहता है ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इसे नेट ऑफ करना है, किससे? फाइनेंशियल लायबिलिटी से। तो डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट 1000। अब टेबल बनाया 1 जनवरी
15 स्टार्टिंग पॉइंट बताओ 1 लाख माइनस 1000 हो जाएगा 99 कंसंट्रेट करना एक साल गुजार दें एक्चुअल इंटरेस्ट रेट बताएं कैसे आएगा एक्चुअल सॉरी इंटरेस्ट पेड एक्चुअल इंटरेस्ट पेड नॉमिनल वैल्यू इनटू 10% नॉमिनल वैल्यू इनटू 10% मीन 10,000 10,000 कब तक 10,000 4 साल बाद मीन्स 31 दिसंबर 18 तक गेम चलती रहेगी क्या इफेक्टिव रेट की जरूरत पड़ेगी एक लास्ट स्टेप आखिर में बताएं 31 दिसंबर 18 के एंड पे आपको कितने पैसे देने होंगे सेंटेंस पढ़े इशूड एट पार रिडीमेबल एट 99,000 क्या 1 लाख ही वापस करना है तो क्या इनिशियल अमाउंट और रिडम्पशन अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है इफेक्टिव रेट अब कैलकुलेट होगा तो क्यों फर्क क्या पड़ा वैसे हमने 1000 से नेट ऑफ किया हुआ लेकिन एंड में क्या लाख ही होना चाहिए 99 होना चाहिए लाख ही होना चाहिए रिडीमेबल एट पार जितने पैसे आपने देने वो बैलेंस में आने चाहिए यहाँ तक ठीक है अब ये जो इंटरेस्ट पेड वाला कॉलम है इसका टोटल होगा 40 अब आप ये बताएं वही शायद एक रिवर्स वर्किंग आपसे करवाने लगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस टोटल कितना होना चाहिए कैलकुलेट करना पड़ना और मेरा ख्याल बेहतर वही है कि फार्मूला बनवा दूं जरा नहीं एक फार्मूला बनवा दो 99,000 प्लस एक्स है माइनस पेड इज इक्वल टू 1 करेंगे सॉल्व x इज इक्वल टू 1 लाख माइनस माइनस हो रहा है माइनस प्लस 140 माइनस प्लस ये ऑनलाइन स्टूडेंट आंसर बता दो 41 आ रहा है सर सबको अब ऊपर जो अभी टेबल बनाया है मैंने उसमें तो 40 आ रहा था क्या इस साल का क्या 4 सालों का टोटल एक्सपेंस 40 इंटरेस्ट के नाम से है और 1000 अब क्या इसमें ऐड हो गया तो 41 का ब्रेकअप क्या है 40 4 सालों का इंटरेस्ट है जो एक्सपेंस आउट होना है और 1000 जो है ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जिसने एक्सपेंस आउट होना है लेकिन एक ही साल में या 4 सालों में अब 1000 की एंट्री हमने क्या नहीं की हमने एक्सपेंस डेबिट नहीं किया अभी एक्सपेंस आपको कहीं नजर नहीं आएगा लेकिन आपको ये एक्सपेंस अब कैसे नजर आ रहा होगा ये 4 सालों में जब आप इफेक्टिव रेट की बेसिस की सेग्रीगेशन कर रहे होंगे तो क्या उसी में ये 1000 भी आ रहा होगा किसी एक साल में या सारे सालों में तो ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो समझ आइए बात तो 40 से 41 कैसे हुआ नहीं मतलब 40 से 41 कैसे हो गया बीच में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस तो इससे सिंपली क्या होगा लायबिलिटीज अगर आप नेट ऑफ कर लेंगे तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ द डिबेंचर्स मेरा ख्याल हाथ से डिफरेंस हो इसको एक सेकंड मैं बात पूरी कर दूंगा इफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस if transaction cost is recognized as an expense तो फिर ये होगा जस्ट एक मिनट फिर आप लिख लीजिए टाइम है और यहाँ मैंने क्या किया ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल लायबिलिटी पहली स्टोरी देखते हैं
हम अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे और जो इन्वेस्टर होगा उसकी अगर अपनी को ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्या यही 1000 उसका भी खर्चा है? उसका अगर अपना को खर्चा होगा, ब्रोकर कमीशन, कोई और चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, तो वो अपने खर्चों की अकाउंटिंग करेगा, हम अपने एक्सपेंसेस की करेंगे। ऊपर वाला हो गया। कितने लोगों का मिंट अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हो गया? रीबन अटेम्प्ट हो गया। एक फिर कंसोलिडेशन का सवाल रखें, 460 पे ही निकल रहा है। ये लेते हैं। इसके पास वॉल्यूम 1 है, एक में दिखाइए, एक में। अब तो वॉल्यूम 1 बैग से निकल ही नहीं रहा, लेकिन जैसे फिर जरूरत पड़नी है डेफिनेटली जिन हजरात ने भी तो मिंट की तरफ नहीं आने की कोशिश की, उनसे शायद ये बात असूलन इस वक्त नहीं होनी चाहिए। करना आपने ये है कि पहले आपने पेज नंबर 297 वॉल्यूम 1, पेज नंबर 297 से आगे बढ़ते जाना है। बीच में क्वेश्चन है, यकीनन उसको दोबारा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बढ़ते 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 आपने तकरीबन पहुंच जाना है, ये वो नहीं जो हमने कुछ 2-3 पिछले हफ्ते शायद कुछ किए थे, ये पेयर वैल्यूज, रीस्ट्रक्चरिंग, कंटिंजेंट एसेट, तो तकरीबन आपने आना है, इसको मतलब एक दफा दोबारा रीड कर लेना पेज इसका, पेज नंबर 305 पर, कुछ इसमें डेफर्ड कंसिडरेशन, इश्यू ऑफ शेयर्स, इस तरह की चीजें रिवाइज हो जाएंगी। देन उसके बाद फिर आप एक दफा दोबारा जाइएगा गोल्डन जो था उसी वॉल्यूम 1 में, उसमें जो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया था और जो बाकी एस्पेक्ट्स आ गए थे, एक नजर अगर वो रिफ्रेश हो रहा है पेज 361 पे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 के कुछ पेजेस बता रहा हूँ, पेज नंबर 297 से 305 एक नजर पहले देख लीजिएगा, फिर पेज नंबर 361 पे वो गोल्डन सिल्वर ये कंप्लीट हो गया था ना ये। उसके बाद फिर आप आइएगा पेज नंबर 460 पे वॉल्यूम 2 में, इस पे फिर क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा कि 5। ये कोई ऐसे बहुत मुश्किल सवाल नहीं, शायद गोल्डन से भी सिंपल है ये, इसलिए आज इसलिए है क्योंकि अब इसमें ये फाइनेंशियल एसेट्स की थोड़ी सी स्टोरी है, तो वो वही अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो चीजें गई थी, ये फाइनेंशियल एसेट्स में चला जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
और सर जी चले जाते हैं सर, तो पहले काइंडली गोल्डन रिवाइज करने के बाद इधर आइएगा। बाकी कल मेरा ख्याल एक मुलाकात रख लें 2 घंटे की। ईद की भी आपने एक आध छुट्टी तो कर ही लेनी है। नहीं ये परसों कर दीजिएगा, ये जो मैंने आज काम किया ये कल के लिए नहीं है, ये नेक्स्ट वीक में फाइनल कर दीजिएगा, ये कोई इतना अर्जेंट नहीं है। मिंट पहले कर लें और उसके बाद ये मतलब 1-2 दिन लें आराम से, सही तरह रिवाइज करके इसे कीजिएगा। ये मैक्सिमम खुद अटेम्प्ट करने वाला था, तो मेरे ख्याल तकरीबन कंसल्टेशन के वाले से बात खत्म हो जाएगी। ये रख लें, मेरे ख्याल एक आध सवाल और कर लेंगे, टाइम रख ही लेते हैं। तब पहले 3 बजे डिसाइड हुआ था, तो 3 बजे घंटा निकाल लेंगे, जहां भी होंगे वहां से निकाल लीजिए। ईद की तो वैसे छुट्टी अब है होगी नहीं मेरा ख्याल है, क्योंकि संडे को आ गई, ये तो बस संडे वाली क्लास इफेक्ट होगी बस, तो संडे वाली क्लास इफेक्ट होगी, वो फिर देख लेंगे कि कैसे कवर करनी है। क्या आपको सच सुना? मुझे लग रहा है। अल्लाह हाफिज। कल 3 बजे यार, सुबह या शाम? शाम इंशाल्लाह।